दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी पर होने वाले ध्वजारोहण में क्या फर्क है? या फिर ये कि लजीज मूली के पराठे खाने के बाद गैस क्यों बनती है? अच्छा, क्या ये जानते हैं कि इंडिया के कौन से सेलिब्रिटीज हैं जो पबजी खेलते हैं? नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हूं ना, और ऐसे मजेदार और इन्फॉर्मेटिव फैक्ट से फैक्टिफाइड करना ही तो मेरा काम है। बस आप तो बस चिपके रहिए अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी स्क्रीन पर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। नंबर 9। दोस्तों आप वीडियो गेमिंग के दीवाने हो या ना हो, लेकिन पबजी के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, और यकीनन आप में से कई तो पबजी एडिक्टेड भी होंगे, जिन्होंने इस गेम के चलते अपने घर वालों की कई बार डांट और मार भी खाई होगी, पर फिर भी इस गेम को खेलना नहीं छोड़ा होगा। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हम और आप जैसे महंगो यंगस्टर्स ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी पबजी एडिक्टेड हैं। जी हाँ, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, जो कभी होटल रूम में तो कई बार एयरपोर्ट लॉबी में साथ ही क्रिकेटर्स के साथ पबजी खेलते पकड़े जा चुके हैं। और सिर्फ एमएस धोनी ही नहीं, क्रिकेटर शिखर धवन, युजवेंद्र चहल, एक्टर जॉन अब्राहम, अरशद वारसी और रैपर बादशाह भी पबजी के दीवाने हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि इनमें से बेस्ट कौन है और किसके पबजी में हाईएस्ट स्किल्स हो सकते हैं? नंबर 8। दोस्तों सर्दियों में गर्मा गर्म पराठे खाने का मजा ही कुछ और होता है, और अगर पराठे मूली के हों तो क्या ही कहने। लेकिन मूली के पराठे खाने में जितने यमी होते हैं, इसे डाइजेस्ट करना उतना ही मुश्किल है। और फिर इन मूली के पराठों से खुशबू गैस के रूप में बाहर निकलती है, और पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि हमने खाने में आज मूली के पराठे खाए हैं। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मूली के पराठे खाने के बाद गैस बनती क्यों है? तो जवाब है पानी। दरअसल मूली उन सब्जियों में से है जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, और जब पराठे के लिए कच्ची मूली का इस्तेमाल किया जाता है तो मूली में मौजूद पानी खाना पकाने के प्रोसेस के साथ मैच नहीं होता, जिसका रिजल्ट ये होता है कि मूली और भी ज्यादा पानी छोड़ने लगती है, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। इसके अलावा मूली में ऐसे सॉल्युबल फाइबर ज्यादा मात्रा में होते हैं जो तब तक नहीं टूटते जब तक वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक ना पहुंच जाएं। और जब ये सॉल्युबल फाइबर टूटेंगे नहीं तो इनका आपके पेट में गैस बनाना तो लाजमी है बॉस। इसलिए कई लोग गैस के इस इशू को खत्म करने के लिए पराठों में मूली का इस्तेमाल करने से पहले इसे हल्का फ्राई कर लेते हैं, जिससे स्टमक के लिए इसे डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। नंबर 7। दोस्तों आपने कई बार ठंड के समय में मुंह से भाप निकलते हुए देखी होगी। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ठंड में हमारे मुंह से ये धुआं क्यों निकलता है? क्या ठंड के मौसम में हमारे पेट में ज्यादा गर्मी होने की वजह से ऐसा होता है, या फिर इसके पीछे की वजह कोई और ही है? आइए मिलकर जानते हैं। दोस्तों मानव शरीर का औसत तापमान 18.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सर्दियों में सांस छोड़ते समय यही गर्मी उसके साथ अटैच होकर बाहर निकलती है। जैसे ही गर्म हवा शरीर से बाहर निकलकर ठंडे टेम्परेचर में पहुंचती है, उसका वाष्पीकरण शुरू हो जाता है, और इसी वजह से सर्दियों में मुंह से सांस छोड़ते समय धुआं निकलता दिखाई देता है। वैसे तो ये आमतौर पर ठंड में ही ज्यादा होता है, लेकिन कभी कभार गर्मी में भी ऐसा हो सकता है। नंबर 6। दोस्तों अब हम मॉडर्न सेंचुरी के उस टाइम में पहुंच चुके हैं जहां कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और उसका लेटेस्ट एग्जांपल है अमेरिका में हुई एक अनोखी सर्जरी, जिसमें एक आदमी को सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, और ये सर्जरी सक्सेसफुल भी रही। इंसानों में जानवर के ऑर्गन फिट करने के एक्सपेरिमेंट तो काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं, पर अमेरिका में हुई सर्जरी ने अब इन एक्सपेरिमेंट्स को सच भी कर दिया है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर में 57 साल के डेविड बेनेट को सुअर का दिल लगाया गया, जो हृदय रोग से पीड़ित थे। इस सर्जरी को करते समय डॉक्टर्स को भी पता नहीं था कि वो इस सर्जरी में सफल भी हो पाएंगे या नहीं, पर डॉक्टर्स के पास बेनेट को बचाने का यही आखिरी रास्ता था। डॉक्टर्स ने डेविड बेनेट के दिल को 1 साल के सुअर के दिल के साथ रिप्लेस किया, जिसका वजन 240 पाउंड था। मरीज के सीने में सुअर के दिल को फिट करने से पहले उसमें से उन जीन्स को बाहर निकाला गया जो इंसानी शरीर को सपोर्ट नहीं करते, और फिर इसे जेनेटिकली मॉडिफाई कर मरीज के सीने में लगा दिया गया। और क्योंकि ये सर्जरी सक्सेसफुल रही, तो अब दुनिया के दूसरे मेडिकल सेंटर्स में भी इस सर्जरी को परफॉर्म किया जा सकता है। नंबर 5। इटालियन पेंटर लियोनार्डो दा विंसी की फेमस पेंटिंग मोनालिसा को तो आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा। मोनालिसा दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग्स में से एक है, जिसकी इंश्योरेंस वैल्यूएशन के लिए 1962 में $100 मिलियन दिए गए थे। 19th और 20th सेंचुरी में मोनालिसा की पेंटिंग का क्रेज कुछ ऐसा था कि कई लोग तो सिर्फ इस पेंटिंग को देखकर मोनालिसा के प्यार में पड़ गए, और इसकी वजह थी मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान। दरअसल जब भी लोग इस पेंटिंग को देखते हैं तो पेंटिंग में महिला की मुस्कान बदल जाती है। पहले मोनालिसा मुस्कुराते हुए नजर आती हैं, फिर ये मुस्कान थोड़ी धुंधली होती है, और फिर ये मुस्कान गायब हो जाती है। कई लोग इस पेंटिंग को मैजिकल मानते हैं, जबकि इसके पीछे का असल सच तो कुछ और ही है। दरअसल मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान के पीछे विजुअल ट्रिक्स का खेल है, जो हमारी आंखों को हर बार धोखा देती है। लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा की स्माइल को फोमैटो टेक्निक से डिजाइन किया था, जिसमें कलर एंड शेड्स की मदद से मुंह के आसपास इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, ताकि पेंटिंग देखने वाले को स्माइल हर एंगल से अलग लगे।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमें इल्यूजन पिक्चर्स को देखकर लगता है जो पास से कुछ और दूर से कुछ और नजर आती हैं। नंबर 4 दोस्तों, भारतीय कैलेंडर पर 15 अगस्त और 26 जनवरी सबसे अहम तारीखें हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और इन दोनों ही खास तारीखों पर हर साल ध्वजारोहण होता है। पर दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी पर होने वाले ध्वजारोहण में एक बड़ा फर्क है? जी हाँ, 15 अगस्त पर होने वाले ध्वजारोहण समारोह को फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है और 26 जनवरी पर होने वाले ध्वजारोहण समारोह को फ्लैग अनफोल्डिंग कहा जाता है। दरअसल 15 अगस्त पर ध्वजारोहण समारोह लाल किले पर होता है, जहां ध्वज पोल के बॉटम में बंधा होता है और प्रधानमंत्री तिरंगे को पहले नीचे से ऊपर की तरफ खींचते हैं और फिर फहराते हैं, जिसका मतलब है कि एक देश गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आजाद हो गया है और इसलिए इसे फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है। वहीं 26 जनवरी पर ध्वजारोहण समारोह राजपथ पर होता है, जहाँ ध्वज पहले ही ऊपर बंधा होता है और राष्ट्रपति केवल झंडे को खोलकर फहराते हैं, जिसका मतलब है कि जब संविधान लागू हुआ तो देश ऑलरेडी आजाद हो चुका था और इसलिए इसे फ्लैग अनफोल्डिंग कहा जाता है। नंबर 3 दोस्तों, छिपकली उस बिन बुलाए मेहमान की तरह जो कभी भी घर में एंट्री मार जाती है और कई लोग की तो छिपकली को देखकर हालत भी टाइट हो जाती है। ऐसे में लोग छिपकली को भगाने के लिए कई तरह के देसी नुस्खे आजमाने लगते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है मोर पंख लगाना, जिसे देखते ही छिपकली 9-2-11 हो जाती है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि छिपकली मोर पंख से इतना डरती क्यों है? दरअसल मोर छिपकली को खाता है और मोर के पंख और उसके पंखों से आने वाली महक छिपकली को उसके आसपास होने का संकेत देती है, जिस वजह से छिपकली को लगता है कि मोर उसके आसपास ही है और वो घर से तुरंत भाग जाती है। इसलिए आपने भी नोटिस किया होगा कि नकली मोर पंख का असर छिपकलियों पर उतना नहीं होता जितने असरदार असली मोर पंख होते हैं। नंबर 2 अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं तो यकीनन कड़कनाथ मुर्गे के बारे में जरूर जानते होंगे। ये दुनिया की सबसे महंगी चिकन ब्रीड्स में से एक है, जहां मुर्गी की एक आम ब्रीड में 15 से 17% ही प्रोटीन होता है, वहीं कड़कनाथ में 25% प्रोटीन होता है और इसमें फैट की मात्रा भी कम होती है। पर कड़कनाथ का पालन आसान नहीं होता। जहाँ ब्रॉयलर मुर्गे पोल्ट्री फार्म में 45 दिनों में तैयार हो जाते हैं, वहीं कड़कनाथ को तैयार करने में 5 से 6 महीने का टाइम लगता है। प्रोटीन रिच एंड लो फैट क्वालिटी और पालन में लगने वाले टाइम की वजह से कड़कनाथ मार्केट में किसी भी आम ब्रीड के मुकाबले 5 से 6 गुना ज्यादा कीमत पर बिकता है। कड़कनाथ के एक अंडे की कीमत ही 50 से 60 रुपए है। वहीं इसका चिकन बाजार में मिनिमम 900 से 1200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है और शायद इसलिए इस मुर्गी की पोल्ट्री फार्मिंग महेंद्र सिंह धोनी भी करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, अब टाइम हो गया है आपके योर ओन फैक्ट का, जिसे हमें भेजा है रणवीर सिंह ने। दोस्तों, रणवीर सिंह अपने फैक्ट बताते हैं कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में बनने जा रहा है और इस शहर को बनाने में 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ओशिनिक्स नाम की एक ब्लू टैंक कंपनी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और रिपोर्ट्स की माने तो इस फ्लोटिंग सिटी का काम साल 2025 तक पूरा भी हो जाएगा। और अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो ये दुनिया का एकमात्र तो नहीं पर पहला तैरता आर्टिफिशियल शहर जरूर होगा। खैर, आप इस तैरते शहर की सैर करना चाहेंगे या नहीं, कमेंट करके बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मैं अगले हफ्ते फिर लेकर आऊंगा ऐसा ही एक और मजेदार इन्फॉर्मेटिव फैक्टिफाइंग वीडियो। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का रखिए ख्याल और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।